सभी बड़े बुजुर्ग गार्जियनों को मेरा प्रणाम, सभी युवा साथियों को मेरा प्यार। आज हम विश्व श्रमिक दिवस या लेबर डे के नाम से जो जाना जाता है मना रहे हैं, मगर मैं ये वीडियो आज आपको विश्व श्रमिक दिवस की बधाई देने के लिए नहीं मैंने बनाने रहा हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको जानकी उत्सव उसकी भी बधाई देना चाहता हूँ। माँ जानकी हम लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। हमारे प्रदेश पे आज जो देश में आज जो कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, इससे हमें बचा के रखें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे और संयम से रह रहे होंगे, क्योंकि ये जो समय है हमारे देश के लिए बहुत ही ये साल खतरनाक साबित हुआ है हर तरीके से। मगर मैं आशा करता हूं कि हम संयम के साथ इस महामारी में लड़ेंगे और माँ जानकी हमें लगातार आशीर्वाद देते रहेंगी। ये आज जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है, आज श्रमिक दिवस भी था और कुछ दिनों पहले मैं पलायन के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था। ये किताब है कूली लाइन्स। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा हैं दरभंगा के, अभी नॉर्वे में चिकित्सक हैं, वहीं प्रवासी हो गए हैं, अप्रवासी हैं। तो उनकी ये पुस्तक मैं पढ़ रहा था। कुछ पुरानी यादें, यात्रा वृतांत भी आपके साथ पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ, फिर इस पुस्तक पे आऊँगा, पलायन पे आऊँगा, आज श्रमिक दिवस है उसके ऊपर आऊँगा। कुछ बातें हैं मेरे मन में लगातार, जिस तरीके से प्रदेश में हमारे राजनेताओं का जो सरकार में उनके बयान आ रहे हैं, उनको भी लेकर मेरे अंदर ओप था। ये किताब भी इसी बीच में मैंने पढ़ ली और बहुत सारी चीज़ें बचपन से जो मेरे मस्तिष्क में थी, आज ये सब एक साथ आज समझिए एक विकार बन के बाहर आज निकलने वाला है। आज मैं इसके ऊपर कुछ आपके बीच में बातें रखना चाहता था। लगभग 20 साल पहले मैं बिहार छोड़ के दिल्ली गया था उच्च शिक्षा के लिए। लगभग 1 साल हुआ होगा दिल्ली में। अभी दिल्ली की आबो हवा को मैं समझ ही रहा था कि मेरे स्कूल का एक कार्यक्रम था जिसमें से कुछ 10-12 बच्चों को हमें मॉरिशस भेजा गया था। वहाँ एक भारतीय मूल के थे व्यक्ति, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्हीं का मेडिकल कॉलेज था। उन्होंने ये पूरा ट्रिप स्पॉन्सर किया था। वहाँ के पार्लियामेंट, वहाँ के राष्ट्रपति भवन वगैरह को देखने, समझने, नज़दीक से जानने का मौका मिला था। 8वीं कक्षा में था मैं, बहुत कम उम्र का था, बहुत ज़्यादा उस समय सोच परिपक्व नहीं हुई थी मेरी, मगर कुछ चीज़ें उस यात्रा के दौरान मेरे मस्तिष्क में बैठ गई, जो आज समझिए कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और भी कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद एक स्वरूप लिया है उस चीज़ को। मैं मेरे मन में जो कुछ कसक थी, कुछ सवाल थे, जो आज आपके बीच में रखना चाहूँगा। अगर आपको ये बातें सही लगे तो इसके ऊपर आप भी चर्चा कीजिए, सोचिए क्या है नहीं है। अगर गलत लगे इसमें कोई बात आपको, तो आप अपना सुझाव भी दें। जब मैं 2001 में स्कूल के कार्यक्रम से मॉरिशस गया था, तो मुझे उस समय गूगल का ज़माना नहीं था, 4G का ज़माना नहीं था। हमें पता नहीं होता था तुरंत कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है। बहुत जानकारी हमें तुरंत सुलभ तरीके से नहीं मिल पाती थी, तो मुझे बहुत जानकारी नहीं थी मॉरिशस के बारे में। मगर जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि भाई बीच है, वहाँ बीचेस पे भी जाना है। तो मेरे पास कोई टी-शर्ट, हाफ पैंट वगैरह मैं लेके गया नहीं था, स्कूल ट्रिप था। तो मैं अपने सीनियर्स के साथ मैं गया वहाँ बीच के पास एक दुकान में, सोचा कि वहाँ उनके साथ जाके पैंट और हाफ पैंट और टी-शर्ट खरीद के हम भी जाएंगे बीच पे। तो वहाँ मुझे एक भोजपुरी गाना सुनाई दिया, तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। लगातार सब दुकानों में भोजपुरी गाने बज रहे थे, भोजपुरी में लोग बात कर रहे थे, तो मैं बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। बचपन में थोड़ी बहुत भोजपुरी, पिताजी के स्नातक क्षेत्र के वजह से, गया स्नातक क्षेत्र था तो शाहबाद एरिया के बहुत लोग आते रहते थे, तो थोड़ी बहुत भोजपुरी मुझे समझ में आती थी, बोल पाता था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दूर अफ्रीका के प्रदेश में, देश में, यहाँ लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं। तो भाई ज़्यादा उस कौतूहल को मैंने वहाँ पे अपना प्रकट नहीं किया। मैंने वहाँ टी-शर्ट खरीदा। वहाँ लोगों को पता चला कि जब इंडिया से आया हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ, तो बहुत डिस्काउंट भी मिला, कम दाम में वहाँ लेके मैं चला गया। फिर अगले दिन वहाँ के पार्लियामेंट जाने का मौका मिला, नज़दीक से पार्लियामेंट की कार्रवाई को हमने देखा। और उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस गया। प्रेसिडेंट हाउस में जो प्रेसिडेंशियल गार्ड्स होते हैं, वही प्रेसिडेंशियल हाउस का वहाँ टूर करवाते हैं। बड़ा सुंदर प्रेसिडेंशियल हाउस था, खाड़ी के ऊपर
एक पहाड़ी के ऊपर वो था और बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य था। तो जो प्रेसिडेंशियल गार्ड थे वो हमें घुमा रहे थे और अचानक उनके एक सहकर्मी कह लीजिए आए, तो उन्होंने उससे वो भोजपुरी में बात करने लगे। तो मेरा कुतूहल फिर बढ़ गया कि कहाँ ये फराटेदार ब्रिटिश फ्रेंच एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति एकदम खाटी भोजपुरी बोल रहे हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैंने वहाँ जाहिर कर दिया कि आप भोजपुरी कैसे बोल रहे हैं। तो बोले कि हम हिंदी तो नहीं बोल सकते मगर भोजपुरी बड़े अच्छे तरीके से आती है, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो भोजपुर इलाके से यहाँ आए थे। तो मेरा कुतूहल कुछ शांत हुआ, मगर ज़्यादा फिर मैं वहाँ की सुंदरता में, या कह लीजिए बचपन था उतना आइडिया नहीं था, मैं चुप हो गया, ज़्यादा मैंने उसके ऊपर सवाल नहीं किया। वहाँ से वापस आने के बाद कई सालों तक फिर और भी कई चीज़ें दिमाग में आई, जैसे वेस्ट इंडीज़ के कई खिलाड़ियों के नाम हमारे नाम जैसे क्यों थे, रोहन कनाई हो गए, एल्विन कारीचरण हो गए, शिवनारायण चंद्र पॉल हो गए। तो ये सब चीज़ें मेरे मस्तिष्क में लगातार घूम रही थी। वहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम भी राम गुलाम था, अनिरुद्ध राम गुलाम था, और फिजी, गयाना, ट्रिनिडाड, हर जगह मतलब ये कनेक्शन क्या था, ये कैसे यहाँ के बिहार के, भोजपुर के, शाहबाद के लोग वहाँ कैसे जाके बस गए, वहाँ के कल्चर में कैसे कैसे ये जुड़ाव था। ये बहुत कौतूहल का विषय था मेरे लिए, कई वर्षों के इसके ऊपर पढ़ते रहा। फिर अंत में ये किताब हाथ लगी, कूली लाइंस, बिहार के ही हैं प्रवीण झा जी, डॉक्टर हैं जैसा मैंने बताया। तो इस किताब को पढ़ने पे और भी इसके ऊपर रिसर्च करने पे जो एक आंकड़ा सामने आया है, 1800 सदी के शुरुआत में पूरे विश्व में एक शोर मचा कि जो बंधुआ मजदूरी होती थी, उसमें स्लेव्स की जो आदान प्रदान जो व्यापार होता था उसको ब्रिटेन में बंद किया गया। और उसके बाद मगर ब्रिटेन के जो कई द्वीपों पे बगान थे, जैसे भारत एक उनका साम्राज्य में, यहाँ भी उनका बगान था, तो कई बगानों में जैसे मॉरिशस था, फ्रेंच का रेसेशन द्वीप था, आपका गयाना था, ट्रिनिडाड था, टोबैगो था, एंटीगा था, फिजी, सूरीनाम, तो कई ऐसे जो कॉलोनीज थे ब्रिटिश, फ्रेंच, डच के, उन पे मजदूर कहाँ से आते। तो सबसे आसान तरीका जो इनको सूझा इन यूरोपीय शक्तियों को, वो था बिहार, यूपी, बंगाल और तमिल मजदूरों को यहाँ से ले जाने का। बहुत बड़ा पलायन हुआ। उस समय की समस्या अलग थी, अलग दौर हम कह सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अलग दौर था, शायद इसलिए जबरदस्ती उनको ले जाया जाता होगा। मगर इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, थोड़ा पढ़ने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। ये बंधुआ मजदूर नहीं थे जो वहां गए थे, ये एक अग्रीमेंट साइन होता था, इसीलिए इनका नाम गिरमिटिया भी हो गया। अग्रीमेंट को नाम अपभ्रंश होते होते ये गिरमिटिया हो गए। जहाजी भी कहाने लगे, कांतराकी कहाने लगे, कूली भी कहाने लगे साउथ अफ्रीका में। ये अंत में आज हम इन्हें अप्रवासी भारतीय भी कहते हैं। तो ये जो आप समझ लीजिए कि हम अगर कहें कि वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है, मगर मुझे लगता है बिल्कुल अलग नहीं है। 90 के दशक से जो पलायन बिहार से शुरू हुआ, बिल्कुल 1800 सदी में जो पलायन यहां से शुरू हुआ था, बिल्कुल वैसा ही पलायन था। हम 90 के दशक में पढ़ाई के लिए, मैं तो 90 के दशक में नहीं, 2000 में ही पढ़ाई के लिए पहले बाहर गया, फिर नौकरी करने के लिए बाहर गया। तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है। आज इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पलायन के मुख्य कारण उस समय क्या थे? लघु उद्योग को ब्रिटिश ने समाप्त कर दिया था, कृषकों की हालत बहुत खराब थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी और जनसंख्या वृद्धि हो जा रही थी। आज भी यही कारण है। बिहार में लघु उद्योग को समाप्त कर दिया गया है, कृषकों की हालत बहुत खराब है। अच्छे उत्पादन होने के बाद हमारे पास बाजार का सुविधा नहीं है, हम इसे बहुत दूर तक नहीं भेज पाते हैं। आज यहाँ भी बेरोजगारी उतनी बुरी तरह से बढ़ते जा रही है, शिक्षा का अभाव है, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप अगर उस दौर से आज के दौर को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल वही दौर है। उस समय ब्रिटिश सरकार थी, आज सुशासन की सरकार है। ये वो सरकार है जब कोई भी समस्या आती है तो सीधे हाथ खड़ा कर देते कि हमसे नहीं हो सकता। इसलिए लोग सुशासन की सरकार कहते हैं, मगर मैं कहता हूं ये हमसे नहीं हो सकता, हाथ खड़ा करने वाली सरकार है ये। हम उस समय इनको गिरमिटिया, प्रवासी, बहुत कुली, कई नामों से जानते गए,
मगर आज भी हमारे साथ यही हो रहा है। 2006 से 2011 के बीच में 5 साल मैंने पुणे में रह के पढ़ाई की। उसी बीच में एक दौर आया था जब एक राजनीतिक पार्टी का, समझ लीजिए, एक आंदोलन शुरू हुआ था कि महाराष्ट्र के ऊपर कि जितने राज्य के लोग थे उन्हें भैया और बिहारी के नाम से संबोधित करके उन्हें भगाने का काम शुरू कर दिया गया। 2 दफा तो ऐसा हुआ है कि मैं बहुत नजदीक से, कह लीजिए, एक बार बस चालक की सूझबूझ से और एक बार ऑटो चालक की सूझबूझ से, नहीं तो हमारा भी शायद उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हाथों पिटाई हो जाती या जो भी होता, घेर लिया गया था एक तरीके से। हम बहुत सारे लड़के थे, वहां से निकले और तुरंत हम लोग घर वापस भागे थे। वो माहौल बड़ा अजीब माहौल हो गया था। उससे पहले तमिलियंस के साथ भी बॉम्बे में ऐसा हो चुका है। हर राज्य में ये लगातार होता है। ये जो गिरमिटिया भी वहां जाके बसे थे, सुरीनाम में, फिजी में, भले प्रधानमंत्री बन गए, कहीं कहीं राष्ट्रपति बन गए गयाना में, मगर उनके साथ भी बाद में जब वहां भी देश आजाद हुआ तो उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ। उसके वजह से युगांडा में ईदी अमीन के समय में भारतीयों को भाग के इंग्लैंड जाना पड़ा, सुरीनाम से भाग के लोगों को, फिजी से भाग के लोगों को नीदरलैंड जाना पड़ा। तो ये दौर हमेशा आता है। मगर मेरा मुख्य सवाल ये है, आज श्रमिक दिवस है। श्रमिक कौन है? हर कोई जो अपने मेहनत से पैसा कमा रहा है, मेरे लिए वो श्रमिक है। आज आप इतने मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, छात्र बाहर फंसे हुए हैं। ये जो छात्र बाहर फंसे हुए हैं, ये छात्र भी एक दिन के बाद, कुछ सालों के बाद प्रवासी हो जाएंगे। जैसे मैं प्रवासी था, बाहर से लौट के वापस बिहार आया 2 साल 3 साल पहले। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो वापस फिर लौट के बिहार नहीं आ पाते। क्यों? उस समय के दौर में भी यही हाल था। आज लगभग 200 साल के बाद भी बिहार की वही स्थिति क्यों बनी हुई है? 220 साल हो गए जब पलायन यहां से शुरू हुआ था। उस समय लोग खेती करने जा रहे थे। आज कई तरीके काम के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों? मेरा सवाल आज ये है, इतने साल के बाद भी क्यों नहीं बिहार का स्वरूप बदला है? मेरा किसी एक व्यक्ति से सवाल नहीं है, सभी जो लोग सत्ता में रहे हैं या अभी हैं और अभी जो हाथ खड़े करने वाले सरकार के नुमाइंदे हैं, तो सीधे मैं तो कहता हूं हाथ खड़े करने वाली सरकार। पटना में बाढ़ आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चमकी बुखार आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों से बात करनी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों की मौत हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाहर से बच्चों को लाना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको किस लिए चुना गया है? आप हैं किस लिए? सवाल तो ये उठेगा, तो सवाल का जवाब हमें और आपको ही सोचना पड़ेगा। ये सरकारें आएंगी जाएंगी, ये पलायन बंद करने का तरीका सोचना पड़ेगा। जब तक पलायन बंद नहीं होगा, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के श्रमिकों को, यहाँ के सभी वर्गों को यही काम नहीं मिलेगा, यही शिक्षा नहीं मिलेगी, यही स्वास्थ्य के अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, अच्छे एवेन्यूज नहीं मिलेंगे, तब तक ये पलायन होता रहेगा। 220 साल से हो रहा है। मैं जो ये समझता था पहले कि 90 के दशक से पलायन शुरू हुआ, ये गलत है। 220 साल पहले पलायन शुरू हुआ था। आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि 1820 में जब बंधुआ मजदूरी बंद हुई थी और 1920 में आखिरी जहाज भारत से बाहर गया था, तब तक 1 करोड़ 18 लाख भारतीय बाहर जा चुके थे, जिसमें से बिहार में सबसे ज्यादा शाहबाद, मगध और सारण प्रमंडल के लोग थे। आज भी वहां से लोग ढूंढने आते हैं अपनी मिट्टी को। आप एक बात समझ लीजिए कि हम जो प्रवासी हैं, जितना अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से दूर होते जाएंगे, उतना कमजोर होते जाएंगे। आज हर राज्य में लोग अपने लोगों को बुलाने का, रखने का मुहैया कर रहे हैं सुविधाएं। हमारे राज्य में क्यों नहीं हमें मिलता है? कोरोना आया, आज ये जो महामारी आई, इससे बहुत चीजें, देखिए, चीजें जो स्पष्ट निकल के आई, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज ये दिक्कत हो रहा है, बच्चे बाहर हैं, मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। अगर हमारे पास यही रोजगार का सुविधा होता, यही पढ़ाई की व्यवस्था होती, रोजगार तो बात की चीज है, पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ होती, पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था अगर यहाँ आज भी सरकार में कहता हूं कि स्वास्थ्य, पढ़ाई, सिंचाई और टूरिज्म, इन 4 चीजों पर सरकार काम करे तो हमारा पलायन 80% तक रुक जाएगा। नीदरलैंड्स बहुत छोटा कंट्री है, ग्रीस बहुत छोटा कंट्री है, हमारे राज्य से भी छोटे ये देश है, और ये टूरिज्म के ऊपर जिंदा है। टूरिज्म पे इनकी इकोनॉमी फल फूल रही है।
तो हमारे राज्य में जहां इतनी बौद्ध सर्किट का इतना स्कोप है, गुप्ता पीरियड का इतना स्कोप है, मौर्य पीरियड का इतना हिस्टोरिकल है, वैशाली में इतना हिस्टोरिकल है, तो हम यहाँ क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? सोचना आज आपको, मैं आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आज श्रमिक दिवस है, आप इस पे सोचिए कि कब तक हम पलायन करते रहेंगे, कब तक हम मजदूर बन के दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, कब तक हम अपने प्रदेश के लिए काम नहीं करेंगे, कब तक यहाँ की सरकारें सोते रहेंगी, हमें बाहर भेजते रहेंगी, अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़कर दूसरों के ऊपर पल्ला, दूसरों के माथे पे कब तक हमें मढ़ते रहेंगे? हम कब तक प्रवासी मजदूर, कूली, गिरमिटिया बनकर अपनी जिंदगी को जिएंगे? इन चीजों के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता था, क्योंकि आप सोचिए, कोई और आपके लिए नहीं सोचेगा, कोई सरकार नहीं सोचेगी आपके लिए, आपको खुद सोचना होगा। इसलिए आज विश्व श्रमिक दिवस पर जितने भी मेरे अप्रवासी मित्र, भाई, बुजुर्ग मेरे इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि कोशिश कीजिए यहां आकर एक नया बिहार बनाने का। इस बिहार को आपकी जरूरत है। मेरे जैसे कई लोग वापस आए हैं, और लोग आ भी रहे हैं, सरकार के वजह से नहीं, अपनी मिट्टी के वजह से। हम अपनी मिट्टी से प्यार है, अपने बिहार से प्यार है, इसलिए हम वापस आए हैं। एक नया बिहार देखना चाहते हैं जो 90 के दौर से अलग हो, जो हाथ खड़े करने वाले दौर से अलग हो। हम एक नया बिहार चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें। अगर लॉकडाउन मान लीजिए खत्म भी हो जाता है तो बचाव के बहुत तरीके हैं अभी, क्योंकि वायरस बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। पता नहीं लॉकडाउन बढ़ता है कि नहीं, मगर संयमित होकर हमें इससे बचना है। बहुत सारे देशों में जो हमसे ज़्यादा विकसित हैं वहाँ बुरा हाल है, मगर हम बहुत सही स्थिति में हैं अभी। ठीक है, हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मगर हम अपने ऊपर खुद ध्यान दे सकते हैं। इतने सालों से हम अपने ऊपर खुद ध्यान देते आए, हम अपने आप में सक्षम हैं। हम एक जुझारू लोग हैं, हम एक जुझारू प्रदेश के लोग हैं, हमारे वंशज बहुत जुझारू थे। हम इतनी आक्रांताओं को झेलते हुए आज तक यहाँ पर सही तरीके से हैं, तो ये हाथ खड़े करने वाले दौर से भी हम सही तरीके से निकल जाएंगे। इस पे आप सोचिए। और मानव श्रृंखला के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है, मगर अभी बसेस नहीं मिल पा रही हैं सरकार को, तो आप समझ लीजिए रैली के लिए बसेस मिल जाती हैं, मगर समझ लीजिए आप इसी बातों से कि मैं ज्यादा और क्या कहूं, आप खुद ही समझिए, आप खुद ही इस चीजों का आकलन कीजिए कि हमारे नौनिहाल, हमारे भविष्य कितने सुरक्षित हैं इन राजनेताओं के हाथ में। धन्यवाद।